शिवपुरा नाम के गांव में दीक्षा अपने पति पलाश के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा मैंगो शेक का दुकान था। गरीब होने की वजह से दीक्षा और पलाश दोनों मिलकर मैंगो शेक बेचकर अपना घर चलाते थे। चलिए, दुकान खोलने का समय हो गया है। दीक्षा, कितनी मेहनत करते हैं हम, क्या भगवान हमारी परिस्थिति कभी ठीक नहीं करेंगे? भगवान ही जाने कब सही करेंगे वो। और वैसे भी सही तो तब होगा ना जब हमारे दुकान पर लोग मैंगो शेक पीने आएंगे। सभी ग्राहक कोमल की दुकान पर जाते हैं, पता नहीं उसके मैंगो शेक में ऐसा क्या जादू है। मुश्किल से 1-2 ग्राहक ही दीक्षा की दुकान पर आते थे, क्योंकि सारे ग्राहक दीक्षा की दुकान के सामने बने कोमल की दुकान पर ही चले जाते थे। पर फिर भी दोनों अपना घर चलाने के लिए दुकान को पूरा मन से खोलते हैं, इस उम्मीद में कि आज ग्राहक अच्छी हो जाएगी। यहाँ वहाँ मत जाओ, मैंगो शेक पियो और तरोताजा हो जाओ। अरे दीक्षा भाभी, एक ग्लास मैंगो शेक पिलाओ तो। जब तक आपके हाथ का मैंगो शेक गले से नहीं उतरता, शरीर को चैन नहीं आता। एक तू ही तो है राजू, जो रोज आता है मैंगो शेक पीने। दीक्षा राजू को मैंगो शेक दे ही रही थी कि तब एक अचानक एक साथ बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, आज तो अच्छी खासी शुरुआत हुई है। बड़े दिनों के बाद लगता है हमारे दिन पलटने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी। दीक्षा की दुकान चल पड़ी। कई सालों की मेहनत अब रंग लाती दिख रही थी। यहाँ का मैंगो शेक वाला स्वाद तो कहीं नहीं है। कल ही पहली बार पिया है और मैंगो शेक पीकर मजा ही आ गया। कोमल अपनी दुकान के ग्राहकों को दीक्षा की दुकान में जाता देख मन ही मन जलने लगी। तभी कोमल मन में कहती है, बड़ी तेज बन रही है, अभी इसके होश ठिकाने लगाती हूँ। कोमल छुपकर दीक्षा की दुकान पर जाती है और उसके मैंगो शेक में नमक मिला देती है। उसके कुछ ही देर बाद एक आदमी मैंगो शेक का ग्लास फेंकते हुए कहता है, अरे ये क्या है? पैसे लेकर उल्लू बनाते हो? क्या घटिया मैंगो शेक है, गलती कर दी यहाँ आकर। उसे ऐसा कहता देख वहां बैठ सभी कस्टमर भी चले जाते हैं। सभी कस्टमर को जाता देख कोमल खुशी से ही मुस्कुराने लगी। बड़े खुश थे तुम लोग, क्यों? कैसा लगा? ऐसा होते देख दीक्षा को समझने में देर नहीं हुई कि ये काम किसी और का नहीं, कोमल का ही है। वो भागते हुए कोमल के पास जाती है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है तुमने ही मैंगो शेक में नमक मिलाया है। हाँ, अब मेरे सामने कोई आगे बढ़े ये मैं कैसे देख सकती थी। और हाँ, प्यार से समझा रही हूँ, कल से दुकान खोलने की गलती भी मत करना, समझी? तुम इसकी बातें मत सुनो दीक्षा, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ये कोमल अपने गुंडों को आवाज लगाती है, रंगा, इन लोगों के जरा होश ठिकाने लगाना तो। रंगा पलाश को बहुत बेरहमी से पीटता है। क्यों मार रहे हो मेरे पति को? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अभी तो कुछ किया ही नहीं है, कल अगर दुकान खोलते देख लिया तो और भी हालत खराब कर दूंगी। याद है आपको, ये मैंगो के पेड़ 8 साल पहले हमने लगाए थे। आज कितने बड़े हो गए। परसों ही पहली बार इनको मैंगो तोड़कर मैंगो शेक बनाया और ग्राहक भी इतनी बढ़ गई, और आज ये सब खत्म हो गया। ये काम अब बंद करना पड़ेगा। तभी वहां किसी की बोलने की आवाज आने लगी। पलाश और दीक्षा, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से आई आवाज से दोनों पति पत्नी डर जाते हैं और हैरानी से इधर उधर देखते हैं। डरो मत, मैं जादुई मैंगो का पेड़ हूँ। दीक्षा और पलाश दोनों कुछ ना बोलते हुए जादुई मैंगो के पेड़ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दीक्षा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई मैंगो दूंगी जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, तुम्हारी दुकान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तुम सच में जादुई पेड़ हो, पर तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है कि किस तरह तुम दोनों अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, मेरी खूब देखभाल करते हो। तुम दोनों बहुत ही सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना जादुई मैंगो देना चाहती हूँ। इतना कहते ही पेड़ से एक जादुई मैंगो नीचे गिर जाता है,
जिसे उठाकर दीक्षा पलाश खुश होकर एक साथ अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह दोनों जब दुकान खोलने आते हैं तो देखते हैं कि कोमल का दुकान बंद है, जिसके कारण फिर से सारी भीड़ दीक्षा की दुकान में उमड़ पड़ती है। जादुई मैंगो के करामती से कुछ दिनों तक उनकी दुकान पर खूब भीड़ रही और लोगों ने भी जमकर मैंगो शेक पिया। ये जादुई मैंगो तो वाकई जादू पर जादू दिखा रहा है। हाँ, तुमने सही बोला। सुबह से कुछ ना कुछ अच्छा होता ही जा रहा है। अरे, सब हो रहा है और सब हो रहा है इस जादुई मैंगो की वजह से। दीक्षा और पलाश का तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। पर एक हफ्ते बाद ही कोमल फिर से दुकान खोलती है और इस बार वो कई कोशिशों के बाद भी उनके दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये सब क्या हो रहा है और कैसे? मेरी दुकान पर कोई क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर इस दीक्षा का ही कुछ किया धरा होगा। दीक्षा पर नजर रखने की जरूरत है। अगली सुबह ठीक 4 बजे कोमल दीक्षा और पलाश के पीछे जाती है और उन्हें जादुई पेड़ से बातें करते देख लेती है। ये लो मेरी प्यारी जादुई मैंगो का पेड़, पानी पियो। दीक्षा जादुई मैंगो से बातें कर रही थी और पीछे से कोमल ये सब छिपकर देख रही थी। अच्छा, ये सब जादुई मैंगो पेड़ का कमाल है। दीक्षा के वहां से जाते ही कोमल रोते हुए पेड़ के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भगवान? लगता है अब ये जीवन ही किसी काम का नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? रोना बंद करो और ये लो जादुई मैंगो, इसकी मदद से तुम खूब अच्छे काम करो। तभी जादुई मैंगो पेड़ से गिर जाते हैं, जिसे लेकर कोमल अपनी दुकान पर लौट आती है। वो जादुई मैंगो मुझे बहुत सारे पैसे दो और दीक्षा का दुकान चला दो। कोमल के ऐसा कहते ही मैंगो 3 मुंह वाले सांप में बदल जाते हैं। भागो भागो, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। भागते हुए कोमल दीक्षा के पास जाती है। दीक्षा, मुझे बचा लो, मेरी लालच के कारण जादुई मैंगो सांप में बदल गया है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। दीक्षा ने जब 3 मुंह वाले सांप को देखा तो वो समझ गई ये जरूर उन जादुई मैंगो का ही जादू है। दीक्षा ने हाथ जोड़ते हुए मन से कहा, ए मेरी प्यारी जादुई मैंगो, कोमल से गलती हो गई, उसे इस बार के लिए माफ कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। दीक्षा के इतना कहते ही 3 मुंह वाला सांप वहां से गायब हो गया। कोमल भी इस घटना के बाद अब पूरी तरह से बदल गई। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और दीक्षा ने उसे माफ करते हुए अपने गले से लगा लिया। अब वो तीनों मिलकर जादुई मैंगो शेक का दुकान चलाते हैं। दूर गांव संबलपुर में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम चिंटू था। असल में चिंटू के माता पिता बचपन में ही गांव में आए बाढ़ में बह गए थे। उस वक्त चिंटू को गांव के मछुआरों ने बचा लिया था। चिंटू के पिता अपने परिवार की आजीविका के लिए पानी पूरी चाट का ठेला लगाया करते थे। गांव में बाढ़ आने के बाद उनका ठेला तो पेड़ के ठीहा में अटक कर बच गया, पर चिंटू के माता पिता खुद को उस बाढ़ से बचा नहीं पाए थे। चिंटू तब 7 साल का था। उसकी धुंधली यादें कभी कभी चिंटू को रात में परेशान करती थी। सुनो गांव वालों, आने वाली शिवरात्रि को तालाब के पास मेला लगाया जाएगा। उस वक्त जन पंचायत में चिंटू के पड़ोसी छगन ने गांव वालों को इकट्ठा किया था। प्रधान साहब, मेला तो लग जाएगा, पर इस मेले में लोग कैसे आएंगे? हमारा गांव इतना छोटा है कि ठीक से साधन भी नहीं है यहाँ तक लोगों को लाने के लिए। चिंता ना करो छगन, हम आसपास के सभी गांव में ढिंडोरे पिटवा देंगे। इस बात का कि संबलपुर में विशाल मेला लगने जा रहा है, पर प्रधान जी इस ढिंडोरा पिटवाने और बाकी तैयारियों में जो खर्च आएगा उसको कौन भरेगा? गांव के लोग देश में चल रहे मंदी से वैसे ही परेशान चल रहे हैं। सबका धंधा ठप जा रहा है। अरे खर्च की चिंता तुम मत करो, हम सरकारी मदद से लोगों में इस बात का प्रचार करवाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से लोग जुड़ेंगे तभी इस छोटे से गांव का विकास होगा। सब गांव वालों ने प्रधान की बातों पर सहमति देते हुए मेला लगाना तय किया। संबलपुर गांव के खंडंचे पर चूने की लकीरें खींची जाने लगी।
मंदिरों और भवनों का रंगारोहण और सफाई कार्य चालू हो गया। तालाब के पानी में लगे सारे शैवालों को साफ करके मछुआरों ने सुंदर बना दिया। गांव में लगने वाले मेले की तैयारी जोर शोर से चालू हो गई। एक दिन छगन ने अपनी पड़ोसी चिंटू को बुलाया। चिंटू की उम्र भी 18 साल पूरी हो चुकी थी। चिंटू, तुम बताओ, गांव के मेले में तुम क्या धंधा करोगे? मैं क्या धंधा करूंगा छगन काका, मुझे तो गांव में से ही हर घर से जीने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। गांव वाले तुम्हें 2 वक्त का खाना इसीलिए दे रहे थे क्योंकि तुम बच्चे थे और काम धंधा करने लायक नहीं हुए थे। जब 18 साल पूरा होने पर सरकार भी तुम्हें काम धंधा करने की छूट देती है। अब तुम्हें अपने जीविका का साधन खुद निकालना होगा। आप ही बता दो छगन काका कि मैं क्या धंधा कर लूं। तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी के रूप में तुम्हारे पास जो चाट का ठेला है उसको लगाओ गांव के मेले में। तुमने तो कितनी बार देखा था बचपन में अपने पिता को चाट बनाते हुए। छगन की बात चिंटू को समझ में आ गई और वो अपने पिता की विरासत उस चाट के ठेले को मेले में लगाने के लिए मन बना लिया। चिंटू ने अपने माता पिता को चाट बनाते हुए देखा जरूर था, पर उसने पहले कभी भी चाट नहीं बनाया था। रात हो चुकी थी। चिंटू अपने पिता को याद करते करते सो गया। उस रात सपने में खुद चिंटू से बात करने के लिए उसके पिताजी आए। कैसे हो चिंटू बेटा? आप कौन हैं? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गांव के मेले में तुम्हें चाट कैसे बनाना है ये समझाने के लिए आया हूँ। जी पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपकी ज़रूरत थी। कृपया बताइए कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो चिंटू बेटा, गांव के 3.5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर चढ़ जाना, जहां एक चिड़िया का खोह मिलेगा। उस खोह में मटर के कुछ दाने होंगे और 2 सोने के सिक्के तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद फिर बताइए पिताजी। उस मटर के दानों में से 8 दाने गिनकर निकाल लेना और दोनों सिक्कों को बेचकर बाजार से चाट बनाने का बाकी सामान लेते आना। सिर्फ 8 मटर से कैसे चाट बनेगा पिताजी? सोने के सिक्के से बाकी सारा मटर और सामान आ जाएगा। अच्छा ठीक है पिताजी, उसके बाद क्या करना है? उन 8 मटर के दानों को चाट के लिए गए बाकी मटर के दानों की साथ मिलाकर तुम चाट बनाना। तुम्हारे साथ इस पूरे गांव का भला हो जाएगा। सुबह जब नींद खुली तो चिंटू अपने पिता के बताए रास्ते में जाकर उस बरामदे की खोह में देखा तो वो सारी चीजें मिल गई जो चिंटू को सपने में उसके पिता ने बताई थी। चिंटू ने वही किया जो उसके पिताजी ने सपने में बताया था। शिवरात्रि आ चुकी थी। गांव में मेला लगन भी चालू हो गया था। हर तरफ चिल्लम चोट मचा था। लोगों ने तरह तरह के धंधे लगाए थे मेले में। किसी ने खिलौने का धंधा लगाया था, तो किसी ने घरेलू सामान का, तो किसी ने रेडीमेड कपड़ों का धंधा लगाया था। चिंटू भी मेले में अपने पिताजी के चाट के ठेले को लेकर तैनात हो गया था। चाट कैसे दे रहे हो बाबू? 10 रुपए प्लेट काका। लगाओ 1 प्लेट चाट। अभी दे रहा हूँ काका, ये लीजिए। चिंटू के चाट की बोहनी हो चुकी थी। ये चिंटू की पहली कमाई थी जो उसने अपने ठेले पर रखे हुए अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक और ग्राहक आता है। बाबू, तुम ही हो वो चाट वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिताजी को चाट खिलाया था? जी भैया, बताइए, कोई कमी रह गई क्या उस चाट में? अरे कमी नहीं बाबू, उस चाट में तुमने ऐसा क्या मिला कर दिया कि मेरे पिताजी ने आज घर पर पेट भरकर खाना खा लिया। पथरी की बीमारी की वजह से वो कुछ भी खा नहीं सकते थे। सब पिताजी का आशीर्वाद है भैया। मैं तो मामूली चाट वाला हूँ, आपके लिए भी 1 प्लेट बनाऊं क्या? वैसे तो कब्ज की बीमारी मुझे भी है, उस पर यह मसालेदार चाट मेरी तबीयत और खराब कर देगा। रहने दो बाबू। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो ग्राहक पहले तो चला गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट कर आया। मुझे भी खिलाओ बाबू 1 प्लेट चाट। तुम्हारे चाट की खुशबू ने मुझे वापस आने पर मजबूर कर दिया। मेरा मन नहीं खाने का, पर अब अचानक से मन करने लग गया। हो जाता है ऐसा कभी कभी। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाट। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा झुंड चिंटू की दुकान पर आने लग गया। सबको चिंटू की चाट ही खानी थी।
उस झुंड ने आकर 1 घंटे के अंदर ही चिंटू के चाट की सारी सामग्री खत्म कर डाली। दिन में 11 बजे से लोग मेले में चिंटू के चाट ठेले पर से 2 बजे ही पूरा सामान बिक गया। चिंटू अपनी खाली हो चुका ठेला लेकर वापस गांव की तरफ चल ही रहा था, तब तक उसने देखा कि पूरे मेले में उसे खोजते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सब एक दूसरे से चिंटू की चाट तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहे हैं। एक ग्राहक तो खुद चिंटू से ही उसके चाट ठेले का पता पूछने लग गया। वो एक लड़का आया था आज चाट बेचने, उसका ठेला कहाँ पर लगा है? वो चाट वाला लड़का मैं ही हूँ, पर चाट तो खत्म हो गई। थोड़ा सा ही दे दो हमें जादुई चाट भैया, मेरी भी बीमारी ठीक हो जाए। जादुई चाट? ये क्या बात कर रहे हैं आप काका? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पूरे शहर में ये हल्ला हो गया है कि संबलपुर गांव में मेला लगा है, जहां पर चाट वाले की चाट खाकर लोगों की बीमारी ठीक हो रही है। क्या बीमारी ठीक हो रही है? अरे हाँ बाबू, शहर में हल्ला है कि कलेक्टर साहब के पिताजी की तबीयत ठीक हो गई। खुद भेष बदलकर मेला घूमने आए कलेक्टर साहब की बीमारी ठीक हो गई। हाँ, मुझे इतना तो पता है। उनके जाने के बाद से ही खूब ग्राहक आए और पूरा माल बिक गया कुछ ही देर में। अरे बबुआ, हमें थोड़ा सा ही बचावाला खिला दो, बहुत परेशान हूँ मैं अपनी गुर्दे की बीमारी से। चिंटू खरोच खरोच कर थोड़ी सी चाट उस आदमी को दे देता है, जिसे खाकर वो वापस चला जाता है। गांव का मेला खत्म होते ही ग्राम प्रधान चिंटू को खोजते हुए उसके पास आए। कहाँ हो चिंटू बेटा? हाँ कहिए प्रधान जी। तुम्हारे चाट की चर्चा तो शहर में मशहूर हो गई। लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है तुम्हारी चाट की वजह से। मुझे भी मेले में एक ग्राहक ने बताया ये बात। तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि कलेक्टर साहब का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने संबलपुर गांव में मेले को जिला स्तर पर प्रचारित करने की बात कही है। साथ ही संबलपुर को विशेष ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाने के लिए मंत्री जी को पत्र लिखा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। सब पिताजी का आशीर्वाद है प्रधान जी। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पूरे गांव का भला होगा। मैं समझा नहीं। चिंटू अपने सपने की बात सोचकर मुस्कुराते हुए प्रधान की बात को कुछ नहीं कहकर काट देता है। उस रात फिर से चिंटू के पिता ने उसके सपने में उसे दर्शन दिए। पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ। क्या वो मटर के दाने का कमाल था पिताजी? बेटा, वो मटर का दाना चिड़ियों का इकट्ठा किया हुआ आम मटर का दाना था, कोई जादुई दाना नहीं था। आज जो हुआ सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। वो कैसे? बरगद तक मैं तुम्हें सिर्फ सोने का सिक्का दिलवाने के लिए जाने को कहा था, जो बुरे वक्त के लिए मैंने इकट्ठे किए थे। फिर लोगों की बीमारी कैसे ठीक हो रही है? जिसके मन का विश्वास निष्ठापूर्ण और जिसकी नीयत साफ हो, उसके हाथ का पानी भी जादुई हो जाता है। और अपने मन में कभी भी छल और घमंड मत लाना, और ऐसे ही निष्ठा से अपना रोजगार चलाते रहना। हर रोज तुम्हारे हाथ की चाट एक जादुई चाट बनकर लोगों को ठीक किया करेगी। इतना कहकर चिंटू के पिताजी गायब हो गए और वापस फिर कभी सपने में नहीं आए। संबलपुर विशेष गांव बन गया और वहां के लोगों की आबादी बढ़ने लगी। संबलपुर एक रियासी गांव में माना जाने लगा है और चिंटू की चाट के नाम से संबलपुर देश भर में मशहूर है। मीनागढ़ गांव में मुकेश नाम का एक आदमी रहता था। मुकेश मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और ये काम उसके पूर्वज वर्षों से करते आ रहे थे। जैसे ही मुकेश दुकान खोलता था, उसके दादाजी भी दुकान पर आकर बैठते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। मुकेश बेटा, तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तेरे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। आप घर पर ही बैठिए, अब आपकी उम्र नहीं काम करने की, मैं कर लूंगा सब काम। अरे बेटा, तू अकेला बहुत थक जाएगा। तेरे पिताजी थे तब तो सब सही चल रहा था, मगर भगवान के मर्जी के आगे क्या चलता है। अब जब तक मैं हूँ तब तक तो कम से कम मैं तेरी मदद कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मिट्टी के बर्तन बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर भगवान की कृपा से घर चल जाता था। खाने के लिए कभी कोई कमी नहीं होती थी। मुकेश के दादाजी अपने साथ हमेशा एक पोटली रखते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी दिखती थी। दादाजी,
इस पोटली को फेंक क्यों नहीं देते? ये कितनी गंदी लगती है। जो भी ग्राहक आता है इसे ही देखता है। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं फेंक सकता। ये शुरू से मेरे साथ है। जब तक इस दुनिया में मैं रहूंगा तब तक इसे अपने पास ही रखूंगा। आपसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। आप तो करेंगे वही जो आपका मन हो। अरे बेटा, तू नहीं समझेगा। छोड़, कोई बात नहीं। तुझे जो समझना है समझ, मगर इस पोटली को कभी फेंकने की बात मत करना। मुकेश जब भी उस गंदी पोटली को देखता अपने दादाजी को बहुत बुरा भला कह देता था। मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। दादाजी, अब आप दुकान पर आना बंद कर दीजिए। घर पर रहिए और आराम करिए। आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तू अकेला इतना काम कैसे कर पाएगा? तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुकेश के दादाजी दुकान पर जाकर बैठा करते थे और मुकेश की मदद किया करते थे। एक दिन मुकेश के दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। दादाजी, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुकेश तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है। आपके दादाजी का अंतिम समय चल रहा है। अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुन मुकेश बहुत दुखी हो जाता है। अगले ही दिन मुकेश के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। आखिरी इंसान जो मुकेश की जिंदगी में था वो भी अब नहीं रहा था। मुकेश हर रोज अपने दादाजी को याद किया करता था। दादाजी के बिना घर कितना सोना सोना हो गया है। मुझे नहीं लगता था दादाजी की कमी इस तरह खलेगी मुझे। मुकेश अब दुकान में अकेला ही बैठा करता था। दादाजी थे तो मैं हमेशा उन्हें दुकान से दूर रहने के लिए कहता था, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूँ तो भी वो नहीं आएंगे। धीरे धीरे दुकान में बिक्री भी बहुत कम हो गई थी। मुकेश इतने रुपए भी नहीं कमा पा रहा था जिससे 2 वक्त का भोजन जुटा पाए। दादाजी के रहते हुए कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, मगर उनके जाते ही ये सब हो गया। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। दुकान पर मिट्टी के बर्तन की बिक्री ना के बराबर होने लगी थी। स्थिति और भी ज्यादा बुरी होती चली जाती थी। लग रहा है अब मुझे ये दुकान बंद ही कर देना होगा। बिक्री तो हो नहीं रही है, हर रोज नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब लगता है ये काम छोड़कर कोई और काम ही ढूंढना होगा। मुकेश कोई और काम ढूंढने में लग जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। मुकेश को मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत ही पसंद था, मगर ये काम वो छोड़ देता है और दूसरा काम करने लगता है। कुछ महीनों के बाद मुकेश को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। वो घर पर ही रहने लगा था। थोड़ा बहुत पैसे कमाकर एक वक्त का भोजन कर लिया करता था। मुकेश की जिंदगी दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस मिट्टी के बर्तन नहीं बेच पा रहा था क्योंकि उसे खरीदने वाला तो कोई था ही नहीं। एक दिन जब मुकेश बाजार से घूमकर आता है तो देखता है उसके चाचा जी आए हुए हैं। क्या हुआ चाचा जी, इतने वर्षों बाद दिखाई दे रहे हैं? मैं बापूजी की सभी चीजें लेने आया हूँ। उनका जो भी सामान है मुझे दे दो। तुम उनका क्या करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? जब दादाजी की मृत्यु हुई तब तो आप आए नहीं और अब उनका सामान लेने आ रहे हैं। हाँ, जो भी सामान उनका है वो मुझे दे दो, मैं उनकी याद में रखूंगा। ये चीजें आपको उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब दादाजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी? उस वक्त तो आप उन्हें देखने भी नहीं आए और अब आप उनका सामान लेने आए हैं। मुकेश और उसके चाचा के बीच घंटों बहस चलती है, जिसके बाद मुकेश के चाचा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी के पास कुछ जोड़ी कपड़े थे और कुछ तो था ही नहीं, इन्हें वो भी चाहिए। कैसी सोच है इनकी। मुकेश दादाजी को याद करने लगता है और उनके सामान को देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसी गंदी पोटली पर पड़ती है जो उसके दादाजी हमेशा अपने पास रखते थे और दुकान पर भी लेकर जाया करते थे। इसी गंदी पोटली की तो मैं फेंकने की बात करता था, मगर पता नहीं दादाजी क्यों इस पोटली को हमेशा अपने पास रखते थे। आखिर ऐसा क्या है इसमें? मुकेश उस पोटली को उठाता है। छी, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी है। मुकेश पोटली को नीचे फेंक देता है। तभी वो गंदी पोटली फट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत पोटली निकलती है। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। इस गंदी सी पोटली के अंदर से इतनी खूबसूरत पोटली। मुकेश उस खूबसूरत पोटली को उठाता है और खोलता है। उसको खोलने के बाद मुकेश देखता है वो पोटली चावल से भरी हुई है। अचानक चावल से आवाज आती है, मैं जादुई चावल हूँ। ये सुनकर मुकेश हैरान रह जाता है।
इस जादुई चावल का क्या काम है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश जादुई चावल की पोटली को रख देता है और सोने चला जाता है। जब मुकेश सो रहा था तभी सपने में उसके दादाजी आते हैं। बेटा, हमारी दुकान कभी मत बंद होने देना। मेरी पोटली में रखे जादुई चावल मुझे एक सिद्ध बाबा ने दिया था, जिसकी मदद से हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब उस पोटली को हमेशा अपने साथ दुकान पर लेकर जाना, ग्राहक जरूर आएंगे। इतना कहकर मुकेश के दादाजी गायब हो जाते हैं। मुकेश उस जादुई चावल से भरी पोटली को वापस से गंदी पोटली में रख देता है और उसे अपने साथ दुकान लेकर जाता है। दुकान बिल्कुल पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। हर रोज ग्राहक आया करते थे और मुकेश की अच्छी कमाई होने लगती है। कभी किसी भी चीज को बुरा नहीं कहना चाहिए। कब कौन सी चीज काम आ जाए हम समझ भी नहीं पाते हैं। कुछ सालों बाद मुकेश शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ये कहानी है केशवपुर की। केशवपुर में किशोर अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था। किशोर काफी गरीब था। वो अपनी पत्नी हेमलता के साथ खदान में मजदूरी करता था। किशोरी और हेमलता दिन भर खदान में पत्थर फोड़ने का कठिन काम करते हैं और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन सुबह जब किशोर और हेमलता खदान जा रहे थे, तब हेमलता किशोर से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। किशोर और हेमलता खदान पहुँचे और पत्थर फोड़ने लगे। अचानक पत्थर फोड़ते फोड़ते हेमलता गिर पड़ी। किशोर पानी पिलाकर हेमलता को होश में लाया गया। हेमलता के होश में आते ही ठेकेदार बोला, भाई किशोर, इसे अस्पताल ले जा और ये ले पैसे। चल अब तू जल्दी जा, ज्यादा लेट करने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठेकेदार से पैसे लेकर किशोर हेमलता को सरकारी अस्पताल ले गया। हेमलता का चेकअप करके डॉक्टर कहने लगा, खून की कमी है, फौरन खून चढ़ाना होगा। अरे कोई दूसरा उपाय नहीं है? खून चढ़ाने से तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। नहीं चढ़ाना चाहते हो तो इन्हें रोज नारियल पानी पिलाओ। नारियल पानी तो बहुत महंगा चल रहा है। वो आप देख लो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। किशोर हेमलता को घर लाया और उसे सुलाकर नारियल पानी ढूंढने निकल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो नारियल पानी नहीं। चलते चलते किशोर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर साहूकार के घर के सामने खड़े एक कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान में एक नारियल पड़ा हुआ था। किसी से भीख मांगने से अच्छा इस सूखे नारियल को घर ले जाता हूँ। थोड़ा बहुत पानी तो निकल ही जाएगा। किशोर नारियल घर लेकर आ गया और नारियल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर नारियल नहीं टूटा। वो गुस्से में नारियल को बगीचे में फेंककर घर के अंदर आ गया। आधी रात में अचानक जमीन थरथराई और किशोर हेमलता की नींद टूट गई। लगता है भूकंप आ गया है। नहीं, भूकंप नहीं, खदान में ब्लास्ट हुआ है शायद। सो जाओ तुम। सुबह होते ही किशोर घर से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि घर के सामने एक विशाल नारियल पड़ा हुआ है, जो किसी पहाड़ जैसा था। किशोर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए हेमलता को बुलाया। हेमलता बाहर आई तो वो भी नारियल देखकर दंग रह गई थी। इतना बड़ा नारियल! कुछ समझी हेमलता? रात को ना भूकंप आया था, ना खदान में ब्लास्ट हुआ था। जमीन थर्राई थी क्योंकि ये नारियल का पेड़ बड़ा हो रहा था। देखते देखते खबरें पूरे केशवपुर में फैल गई और विशाल नारियल को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किशोर हाथ में छुरी लेकर नारियल काटने लगा। बाप रे बाप, ये नारियल तो बड़ा ही सख्त है। अब इस नारियल से पानी कैसे निकालेंगे? तभी ठेकेदार वहां पहुंचा। नारियल देखकर ठेकेदार भी दंग रह गया। अरे किशोर, ये नारियल देखकर मेरी हालत खराब हो गई। क्या तुमने इस नारियल से नारियल पानी निकालने की कोशिश की? कैसे निकालूं मालिक? सुबह से मैंने बहुत कोशिश की इस नारियल को तोड़ने की, पर ये नारियल इतना सख्त है कि छुरी काम नहीं कर रही है। छुरी से काम नहीं बनेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन, कुछ टैंकर, पंप मांगता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा पानी टैंकर में भर लेंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फटाफट फोन घुमाए और सारा सामान हाजिर हो गया।
बोरवेल मशीन नारियल पर चढ़ाया गया और नारियल को ड्रिल किया गया। फिर नारियल पानी के हॉल में वाटर पंप डाला गया और पाइप टैंकर्स में छोड़ा गया। पंप शुरू होते ही नारियल का सारा पानी टैंकर्स में गिरने लगा। देखते देखते 20 टैंकर्स फूल गए। किशोर, 20 टन पानी निकला है। किशोर ये सुनकर हैरान हो गया। हेमलता जिंदगी भर पिए तो एक टैंकर खत्म ना कर पाएगी, फिर 20 टैंकर जूस का क्या करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के कुछ अफसर वहां आए और कहने लगे, मिस्टर किशोर, हम अमृत रस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी नारियल पानी बेचती है, इसीलिए हम आपके सारे टैंकर्स खरीदना चाहते हैं। जानते हो किशोर, 20 टैंकर के ये कितने पैसे दे रहे हैं? पूरे 5 करोड़। 5 करोड़ सुनते ही किशोर का सिर चकरा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा नारियल पानी आप ले जाएंगे तो मेरी हेमलता क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो सर? आपको जितना नारियल पानी चाहिए आप रख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए। ऐसा कहकर अफसर ने किशोर और हेमलता को 5 करोड़ का चेक थमाया। इस प्रकार विशाल नारियल पानी ने हेमलता और किशोर की रूखी सूखी जिंदगी पैसों और खुशियों से भर दी।